नमस्कार मित्रों, हम वर्णमाला पढ़ चुके हैं और अब जो हमारा टॉपिक होगा वो संधि का होगा। अभी तक हिंदी में हिंदी व्याकरण में हम पढ़ा रहे थे और संपूर्ण वर्णमाला को हम व्याख्यायित किए हैं, एक एक वर्णों पे बहुत अच्छी तरीके से बात किया है। आप जाके पहले वर्णमाला की क्लास देखें, क्योंकि संधि आपको पता होना चाहिए कि जो संधि जो टॉपिक है भैया, संधि बगैर वर्णमाला के नहीं समझी जा सकती। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये बात कहूंगा कि पहले आप जाके वर्णमाला पढ़ें, उसके बाद आके संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपका टॉपिक वर्णमाला नहीं देखे हैं तो जाके आप संधि देख लें, वर्णमाला पहले जाके देख लें। दूसरी बात, आपको मैं एक बात और समझाना चाहूंगा कि ये यूपी बीएड स्पेशल चला रहा हूं। ठीक है, यूपी बीएड है और कुछ टॉपिक इसमें से यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं। इस बात पे याद रखना, कुछ टॉपिक यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं और उसमें से यूजीसी नेट में अगर हम बात करें तो वर्णमाला का टॉपिक हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुझे जैसा लगता है कि अब आने वाले जो एग्जाम है वो भी, उसमें भी वर्णमाला पूछा जाएगा। दूसरी बात, मैं अपने आधार ग्रंथ भी बता देता हूं कि कहां से मैटर उठाता हूं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा ना लगे जब भी आपको चैलेंज करना हो कि हाँ सर ये जो है प्रश्न गलत है, तो वो बुक हम आपको बता सकें। देखो, कामता प्रसाद गुरु को आप याद रखना कि कामता प्रसाद गुरु इस टाइम यूजीसी नेट के फेवरेट राइटर हो चुके हैं व्याकरण के क्षेत्र में। तो उन्हीं को आधार बना के मैं व्याकरण आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो अब हम टॉपिक शुरू करते हैं, संधि। अच्छा, आपके सामने मैंने संधि लिखे और दो प्रकार से ये शब्द लिखे हुए हैं। क्या ये कोई बता सकता है कि इनमें से कौन सा संधि का शब्द सही है? देखो, आपके सामने मैं लिख रहा हूं। एक तो इस प्रकार से भी संधि लिखी जाती है, ठीक है, दूसरी इस प्रकार से भी संधि लिखी जाती है। तो क्या इसमें से कौन सा शब्द सही है? कोई ये बता सकता है कौन सा शब्द सही है? जिसको पता हो वो कमेंट करके बताए। वैसे तो हम ही आपको बताने वाले हैं कि क्यों ऐसा सही है, मैं बता देता हूं, थोड़ा यहाँ समझना। अभी आगे हम जब संधि पढ़ेंगे उसमें से एक संधि पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। ठीक है, पहले हम इसी शब्द पे ही बात करेंगे। ये दो जो शब्द हैं इन्हीं पे हम इनको ही व्याख्यायित करते हैं, फिर हम संधि की परिभाषा बताएंगे, संधि के कितने भेद होते हैं, क्यों संधि के ही 3 भेद होते हैं, क्यों संधि के प्रकार 6 होते हैं या 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि में, तो सब बताएंगे। उस धीरे धीरे धैर्य रखो, पहले हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो अभी हम आगे व्यंजन संधि जब पढ़ेंगे, व्यंजन संधि, तो याद रखना उसमें आपको एक संधि में पढ़ाऊंगा, उस संधि का नाम होगा अनुस्वार संधि। उसका नाम क्या होगा? अनुस्वार संधि। आप कहोगे ये कौन सी बला है भैया? मैं बता देता हूं क्या होता है अनुस्वार संधि में। समझे थोड़ा इस बात को, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ऊपर लिख देता हूं, फिर समझना। देखो, अनुस्वार संधि कहती है भैया, यहां से समझो, ये 2 शब्दों को मैं बात करने वाला हूं, इन पे समझे थोड़ा। एक ये शब्द है और एक ये शब्द है। ठीक है, क्यों दोनों सही है इसके बारे में समझो। अनुस्वार संधि कहती है, जैसे इसका अगर हम विच्छेद करें तो इसका विच्छेद होता है समधन, ठीक है, धी, ये विच्छेद होता है। वो कहता है, अनुस्वार संधि ये कहती है कि किसी शब्द के अंत में अगर मां है, क्या है? मां आता है, और उसके बाद में स्पर्श व्यंजन यानी का से मां तक कोई भी वर्ण आए, शब्द, देखो संधि होती कहां है, पहले तो यही समझ लो, थोड़ा यहां पे समझ लो, इधर समझो। संधि होती कहां पे? आपको पता होना चाहिए कि हमेशा संधि होती है, देखो 2 शब्द होते हैं, एक ये शब्द है और एक ये शब्द है। तो प्रथम शब्द का, समझना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन्हीं दोनों के बीच में ही तो संधि होती है। आपको पता होना चाहिए, इन्हीं दोनों बीच में ही तो संधि होती है। हमेशा वर्ण में ही संधि होती है, कभी भी शब्द में संधि नहीं होती है, वर्णों में ही संधि होती है। इसीलिए कहा जाता है कि 2 वर्णों के मेल से संधि होती है, ये बात। तो वही बात यहां समझा रहा हूं कि प्रथम शब्द का अंतिम शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? संधि। दूसरी बात, आपके मन में सवाल आता होगा, क्या सर हर शब्द में संधि होती है? नहीं, हर शब्द में संधि नहीं होती है।
क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपको पता है कि जब दो वर्ण मिले और उन दो वर्णों में जब तक कोई परिवर्तन ना हो, परिवर्तन तो हो, परिवर्तन से विकार उत्पन्न हो जाए, वहीं पे संधि होगी। अगर हम आपसे कहते हैं, जैसे शब्द लिखा है यहाँ पे पान वाला, ठीक है, पान वाला शब्द लिखा है, भाई ये भी एक शब्द है और ये भी एक शब्द है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये शब्द बन जाएगा। फिर ऐसे ही प्रकार से पान वाला, तो क्या भैया इसमें संधि हो गई? नहीं, क्योंकि इसमें ज्यों का त्यों ही लिखा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक संधि नहीं होती। जहां पर संधि नहीं हो वहां पे संयोग होता है। तो अगर इसमें कोई पूछ ले क्या है, तो इसमें संधि नहीं हुई भैया, संयोग हुआ है। ये क्या है? संयोग है। तो ये बात अब हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं कि क्यों ऐसा हमने आपसे कहा। देखो, तो अनुस्वार संधि जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आता है, उसी में अनुस्वार संधि कहती है कि अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? मां है, और दूसरे शब्द में दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा उसमें से का या मां तक, का से मां तक कोई भी वर्ण हो, यानी हम कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कह सकते हैं? स्पर्श व्यंजन, या हम कह सकते हैं क्या? वर्गीय व्यंजन। आपको पता है वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो अगर कोई वर्ण आता है तो समझना इसका परिवर्तन क्या होगा, इस मां का परिवर्तन। एक परिवर्तन तो आप कर सकते हैं अनुस्वार में, ठीक। दूसरा परिवर्तन क्या कर सकते हैं? दूसरा परिवर्तन ये भैया कर सकते हैं कि जो सामने वाला वर्ण होगा, ठीक है, जो इस शब्द के सामने वर्ण होगा, जो सामने वाला वर्ण होगा, समझ लो मेरा थोड़ा, जो सामने वाला वर्ण होगा, जो सामने वाला वर्ण होगा, जिस वर्ग का होगा, जिस वर्ग का होगा, ठीक है, उसी के, ठीक है, पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ये बात संधि यहां पे समझाती है, समझना, परिवर्तन हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी भी वर्ग के, यानी किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण भैया मां है और उसके सामने वाले में का से मां तक कोई भी वर्ण है, तो एक परिवर्तन तो हम अनुस्वार में कर सकते हैं, दूसरा परिवर्तन ये कह सकते हैं कि जो सामने वाला वर्ण होगा, जिस वर्ग का होगा, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में हम इसका परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम इसको बना के आपको दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके सामने मैंने ये टॉपिक लिखा है, संधि शब्द ही लिखा है। क्यों दोनों सही है, मैं इसीलिए आपसे इस पे बात करने वाला हूं। क्यों दोनों शब्द क्यों सही है, समझना। क्योंकि आपको पता है कि ये देखो हमारा प्रथम शब्द है, ये क्या है? द्वितीय शब्द है। इस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है भैया? यहाँ पे मां है। अब बहुत अच्छी बात है। ये दूसरे शब्द का अंतिम प्रथम वर्ण क्या है? धा है, क्योंकि जब जैसे इसका हम विच्छेद करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, ये यहाँ पे आ गया। तो हमको पहला ही देखना है, इससे कोई मतलब नहीं। इस बात को याद रखना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी व्यंजन में मात्रा लगी होती है, जब इसको हम तोड़ के लिखते हैं तो वो मात्रा बाद में लिखी जाती है, ना कि पहले लिखी जाती है, ठीक है। यही बात यहाँ पे है। तो आपको पता है कि अगर अब इसका हम संधि कर रहे हैं तो एक तो परिवर्तन इस मां का हम किस में कर सकते हैं? अनुस्वार में। दूसरा परिवर्तन देखो, ये सामने वाला वर्ण किस वर्ग का है? तो हमने आपको पढ़ाया था भैया, कौन सा वर्ग था? ता वर्ग पढ़ाया नहीं? ता, था, दा, फिर धा, आ, फिर ना। इसमें से देखो ये वाला वर्ण हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो वही ये कहना चाहता है जो सामने वाला वर्ण है, जिस वर्ग का है, उसका पांचवा वर्ण, उसका पांचवा वर्ण। तो उसका पांचवा वर्ण यहाँ पे कौन सा है? ना है। तो हम एक परिवर्तन भैया ना में कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिखा हो, दोनों शब्द सही है, ये परिवर्तन है। तो चाहे आप संधि इस प्रकार से लिखें, चाहे संधि इस प्रकार से लिखें, दोनों शब्द सही है। आपको पता होना चाहिए, कहीं कहीं आप हिंदी इस प्रकार से लिख देते हैं और कहीं कहीं हिंदी इस प्रकार से लिख देते हैं, फिर कहते हैं ना पता कौन सही है। तो भैया दोनों शब्द सही है, चाहे हिंदी उस प्रकार से लिखा हो और चाहे हिंदी इस प्रकार से लिखा, दोनों शब्द सही है, क्योंकि ये एक व्यंजन संधि का नियम है। और आपको बता दो कि संधि पढ़ना क्यों जरूरी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। सोचते होंगे कि इससे हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। ये बात तो सही है, क्यों लाभ होता है, क्या लाभ होता है, उसका मैं बताता हूं यहाँ पे।
जब अगर आप हिंदी व्याकरण के छात्र हैं, ठीक है, तो आपको अगर संधि सही से पता है, संधि अगर आपको सही से पता है, तो जो शब्द आप पढ़ते हैं, अभी पढ़ोगे आके शब्द शुद्धि, तो शब्द शुद्धि पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि आपको शब्द तोड़ने को पता हो जाता है, शब्द जोड़ने का पता हो जाता है। इसीलिए हम उस पर ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि हम उससे पहले संधि में हर चीज सीख लेते हैं, कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द गलत है। ठीक है, तो ये हमारा था संधि, यानी हमने सिर्फ संधि पे आपको समझाया है कि संधि ये दोनों शब्द क्यों सही है। अब देखो, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें, ठीक है, अगर हम आपसे इस संधि शब्द में शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो क्या होगा, देखो देखो समझो थोड़ा शाब्दिक अर्थ है। अगर आपसे पूछे कि भैया इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बता देता हूं। देखो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखो हम कह सकते हैं संधि, एक तो हम कह सकते हैं संधि, संधि ही कह सकते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं मेल, तीसरा क्या कह सकते हैं जोड़, ठीक है, और फिर एक क्या कह सकते हैं मित्रता, क्योंकि इनके बीच में क्या होती है, मित्रता ही तो होती है। हम कह सकते हैं लगाव, ठीक है, यानी जब वो चाहे संधि ही हो, चाहे मेल हो, चाहे जोड़ हो, चाहे मित्रता हो, चाहे लगाव हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं दोस्ती, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ हम बात कर रहे हैं, संधि शब्द का, ठीक है, दोस्ती। क्योंकि आपको पता है दोस्ती का ही अर्थ क्या होता है, आपको पता है दोस्त का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपने देखा तो होगा, नाम तो बहुत सुना होगा, मगर ये आप नहीं जानते हैं कि दोस्त का ही अर्थ क्या होता है। आपको पता है कि दोस्त का अर्थ होता है कि जहां पर दो दिल आकर एक ही पास में अस्त हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दोस्ती, यानी दोस्त। तो वही ये कहना चाहता है कि जब दो गण आकर एक में मिल जाएं, तो वहां पर हो जाती है संधि। क्या हो जाती है, संधि। तो यही बात कि वे वर्ण हम कह सकते हैं, अगर इसकी परिभाषा बनाओ तो इस प्रकार से, देखो ये थे शाब्दिक अर्थ। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, इस संधि की परिभाषा की अगर हम बात करें भैया, तो परिभाषा इसकी क्या हो सकती है कि दो वर्णों के, बस यही इतनी ही परिभाषा आपसे कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, कि दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन क्या होता है, संधि कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, संधि कहलाता है। इस बात को याद रखना। और हर शब्द में संधि नहीं होती है, इसको भी आप गौर से समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो शाब्दिक हमने अर्थ बता दिया, संधि, मेल, जोड़, मित्रता, लगाव, या फिर हम कह सकते हैं दोस्ती। परिभाषा में दो वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है। अब एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि संधि का अगर आपसे वर्गीकरण पूछता है, ठीक है, संधि का वर्गीकरण, मैं भेद नहीं मैं बता रहा हूं, इसका वर्गीकरण, यानी अगर पहली बात तो संधि होती कितने प्रकार से है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले सोचो कि संधियों का योग कितने प्रकार से हो सकता है। तो एक टॉपिक डाल सकते हैं हेडिंग के रूप में, वर्णों का योग। वर्णों का योग बेटा 6 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से, वर्णों का योग हम 6 प्रकार से करते हैं। अभी पता चल जाएगा कि 3 ही संधि क्यों हुई और कितने प्रकार से योग हो सकता है संधि वर्णों में। तो वही देखो, एक चीज समझो, आपको पता होना चाहिए कि एक हम स्वर को स्वर से जोड़ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक को हम भैया स्वर को स्वर से जोड़ सकते हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि स्वर को हम व्यंजन के साथ जोड़ सकते हैं। किसके साथ जोड़ सकते हैं, व्यंजन के साथ जोड़ सकते हैं। फिर एक भैया व्यंजन को स्वर से जोड़ सकते हैं, व्यंजन को भैया स्वर को जोड़ सकते हैं, या फिर व्यंजन को
व्यंजन को भैया व्यंजन के साथ हम जोड़ सकते हैं, पता होना चाहिए। स्वर को स्वर के साथ, एक स्वर को व्यंजन के साथ, और एक व्यंजन को स्वर के साथ, एक व्यंजन को व्यंजन के साथ। और एक आपको पता होना चाहिए, विसर्ग को हम एक बार स्वर से जोड़ सकते हैं, ठीक है, और एक बार विसर्ग को हम भैया व्यंजन के साथ जोड़ सकते हैं। तो हम अगर इसका प्रकार की, अगर हम वर्णों का योग की बात करें, अगर वर्णों के योग की बात करें तो हम 6 प्रकार से, देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 प्रकार से हम वर्णों का योग कर सकते हैं, 6 प्रकार से। तो इसी बात, जब स्वर का योग स्वर के साथ होगा तो ये कहलाती है हमारी स्वर संधि। क्या कहलाती है भैया? स्वर संधि। क्या कहलाती है भैया? स्वर संधि। और स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर, व्यंजन का योग व्यंजन से जब भी होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा लोग? व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। जब विसर्ग के साथ, देखो विसर्ग के साथ स्वर और विसर्ग के साथ व्यंजन का योग जब भी करेंगे तो ये हमारी संधि कहलाती है क्या? विसर्ग संधि। क्या कहलाती है बच्चा लोग? विसर्ग संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? विसर्ग संधि। अब समझो थोड़ी यहाँ पे बात, ठीक है, कि यहाँ इसीलिए 3 ही संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और एक संधि हमारी निकल के सामने आती है, कौन सी? विसर्ग संधि। ठीक है। अब अगर आपसे तैयार करना तो आपको पता है, यहाँ पे देखो 2 बार स्वर, 2 बार व्यंजन, 2 बार विसर्ग, 2 बार स्वर, 2 बार व्यंजन, 2 बार विसर्ग, इधर स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर और व्यंजन। इन प्रकारों से ये क्या है? वर्णों का योग है, ना कि संधि। संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। एक कौन सी होती है भैया? विसर्ग संधि। ठीक है, चलो अब हम आते हैं सीधे स्वर संधि पे बात करते हैं। स्वर संधि देखो अच्छी बातें हैं। देखो स्वर संधि बात करने वाले हैं भैया हम स्वर संधि पर। देखो यहां पे लिख लेते हैं स्वर संधि। स्वर संधि, आपको ये बता सकता है कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखो इधर देखो, हम कह सकते हैं, इधर थोड़ा समझे परिभाषा से पहले, कि आपको इनका अगर शॉर्ट बात बताएं, जब स्वर का मेल स्वर के साथ, जब भी स्वर का मेल स्वर के साथ हो वहां पे स्वर संधि होती है। आपको पता होना चाहिए स्वर में स्वर कितने होते हैं? 11। तो हम कह सकते हैं कि 11 स्वरों के साथ जब 11 स्वरों का मेल होगा तो वहां पे क्या होती है? कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। आपको पता है कि ये एक दोनों आपस में बराबर मिलेंगे तो हम कह सकते हैं कि 144 बार ये मिलते हैं आपस में। 144 बार एक वर्ण एक कम से कम सबसे जब तक मिलता है तो उसको 144 बार मिलना पड़ता है। ठीक है, तो स्वर संधि हम कह सकते हैं आ से लगा के औ तक, ठीक है, प्लस आ से लगा के औ तक। ठीक है, इनका जो मेल है ना भैया, इसी को हम कहते हैं क्या? स्वर संधि। इसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि। क्या कहते हैं? स्वर संधि। आपको ये बता दें मुझे, अभी अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो आप यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? एक परिभाषा कि स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर, स्वर का मेल होने पर जो बदलाव होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर के साथ जब स्वर का मेल होने पर जो बदलाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और हमको पता है स्वर का मेल हमेशा स्वर के ही साथ होना चाहिए, इस बात की बड़ी गारंटी है। यानी इस बात को ध्यान रखना है, स्वर के साथ स्वर का ही मेल हो। यानी आ से औ को प्लस करके आ से औ का ही जब तक नहीं मेल होगा
तब तक स्वर संधि नहीं मानी जाएगी। अगर आप सोचो कि पहले स्वर है बाद में व्यंजन है तो वहां पे व्यंजन संधि होगी, ना कि स्वर संधि होगी। याद रखना, स्वर संधि का एक ही नियम है, दोनों तरफ ही स्वर होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा इनके बारे में भेद, कि इनके भेद कितने होते हैं। देखो समझना थोड़ा इस बात को आपको पता होना चाहिए। देखो हम एक बार हम संपूर्ण संधि को इसी बोर्ड पे लेके आते हैं, यानी जो स्वर संधि है खास करके। देखो आपको हमको मालूम है कि यहाँ पे समझ लो थोड़ा भेद कितने होते हैं, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। देखो एक होती है भैया, आपको मैं बता दूं, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। एक होती है क्या? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी कौन सी होती है? गुड़ स्वर संधि। गुड़ स्वर संधि। एक होती है भैया कौन सी? यड़ स्वर संधि। कौन सी? यड़ स्वर संधि। एक कौन सी होती है भैया? वृद्धि स्वर संधि। कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। और एक कौन सी होती है, आपको पता होनी चाहिए, कौन सी होती है? अयादि स्वर संधि। कौन सी? अयादि स्वर संधि। कौन सी होती है भैया? अयादि स्वर संधि। ठीक है, ये संधि के कितने भेद हैं? देखो कितने, 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5। ये स्वर संधि के ही भेद हैं, इस बात को याद रखना। दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इसका समझना यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मतलब समझना, मैं समझा देता हूं कि देखो जब ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ठीक है, ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ठीक, फिर चाहे देखो ह्रस्व आ दीर्घ आ, ठीक है, और फिर ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ठीक, फिर इधर देखा जाए तो ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ठीक, और री प्लस, यानी ह्रस्व आ दीर्घ आ ह्रस्व ई दीर्घ उ दीर्घ उ री, इनके बाद यानी प्लस करके जब ये समान वर्ण आए, क्या है? समान वर्ण आए, जब ये समान वर्ण आए तभी ये दीर्घ स्वर संधि होगी। यानी आ के बाद जब ह्रस्व आ दीर्घ आ आएगा तभी ही ये दीर्घ संधि होगी। ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद जब ये समान इनके वर्ण होंगे, यानी यही होने चाहिए, यानी आ और आ के बाद जब ये आ और आ ही आएंगे, आ और आ ही आएंगे प्लस के बाद, तब ये क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। यानी समान वर्ण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समान वर्ण होनी चाहिए। तो इसी को क्या कहते हैं हम? दीर्घ स्वर संधि। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, गुड़ स्वर संधि में क्या होता है भैया? गुड़ स्वर संधि में अगर आप अभी हम हालांकि एक संधि को हम पढ़ाएंगे तो इतनी जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही समझ लेंगे, बाकी हम समझाएंगे भी। ठीक है, देखो दीर्घ कितने भेद होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुड़, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। अब हम एक एक संधि पे बात करेंगे, ठीक है। पहले हम दीर्घ स्वर संधि लेंगे, फिर गुड़ लेंगे, फिर यड़ लेंगे, फिर वृद्धि, फिर अयादि स्वर संधि। ठीक है, चलो अब हम यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम अगली क्या नाम, अभी स्वर संधि हम पढ़ाने वाले हैं, दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, देखो कौन सा होगा? दीर्घ स्वर संधि। देखो हमारा पहला टॉपिक होगा भैया दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि क्या होती है ये समझो थोड़ा। दीर्घ स्वर संधि, इसका कहना है कि देखो भैया यहाँ पे, यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ठीक, ह्रस्व ई और दीर्घ ए, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ठीक है, और क्या है? री। ठीक है, जब इनके बाद अगर हम परिभाषा ही है ये, यानी ह्रस्व आ दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व ई दीर्घ ई के बाद, ह्रस्व और री के बाद, ठीक है, यानी जब समान वर्ण हो, क्या वर्ण हो? समान वर्ण हो। इधर क्या हो? समान वर्ण हो। क्या हो? समान वर्ण हो। ठीक है, क्या हो भैया? समान वर्ण हो। इसके बाद भी क्या होना चाहिए भैया? समान वर्ण हो। क्या हो? समान वर्ण हो। और ये तो खैर समान आए ही, तो यानी समान वर्ण हो।
क्या हो, समान वर्ण हो। तो हम क्या परिवर्तन होगा इनके बीच में, परिवर्तन क्या होगा ये समझो। देखो ह्रस्व आ यानी छोटा या बड़ा के बाद जब छोटा या बड़ा ही आए, ठीक है, तो परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ आ में। परिवर्तन किसमें होगा, हम एक एक भी महत्वपूर्ण समझाएंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद, ये शब्द की बात है, यानी कोई शब्द आपके सामने नजर आया, ठीक है, उसी शब्द की बातें हो रही है, अभी हम समझाएंगे। यानी ह्रस्व आ दीर्घ आ के बाद अगर ये दोनों वर्ण, इसी दोनों में से कोई सामने नजर आ जाए तो उसका परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ आ में परिवर्तन होगा, ठीक है। ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद अगर प्लस यानी सामने अगर कोई समान वर्ण आता है, यानी यही दोनों में से कोई वर्ण आ जाए तो परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ ई में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा भैया, दीर्घ ई में। अगर ह्रस्व और दीर्घ ऊ के समान अगर कोई वर्ण आता है, परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ ऊ में। और इसका परिवर्तन किसमें होगा, देखो बड़ी री में होगा, इस बात को याद रखना, इस वाली री में। मगर अब ये हिंदी में चलती नहीं है, ये संस्कृत की है, मगर बता दिया है सिर्फ, ठीक है, ज्यादा हिंदी में नहीं चलती। तो चाहे आप इसकी परिभाषा लिख लें, चाहे इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना काफी मैंने लिख दिया। यानी जो समान वर्ण हो, यानी ह्रस्व आ दीर्घ या ह्रस्व ई दीर्घ ऊ और इनके समान, जब इनके बाद कोई समान वर्ण आए तो उसी को हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। कैसे होगी इस बात को थोड़ा हम समझाते हैं। देखो देखो जैसे हम एक उदाहरण के लेते हैं, ठीक है, उदाहरण तौर पर लेते हैं, ये परिभाषा लिख लो, ये परिभाषा ही है, कुछ नहीं है, ठीक है, ये परिभाषा ही है। उदाहरण में लेते हैं, कई शब्द लिखेंगे, इस बात को याद रखना। देखो जैसे हमने आपके सामने एक शब्द लिख दिया, यहां पे देखो शब्द लिखा है भैया, देखो यहां पे लिख दिया कल्प प्लस अंतर, एक शब्द ये लिखा है, ये देखो इंपॉर्टेंट शब्द है। अब इससे हम दीर्घ संधि का मतलब समझते हैं। कैसे, देखो हमने कहा था संधि का नियम क्या है कि प्रथम शब्द, ये देखो प्रथम शब्द है, ये क्या है, दूसरा शब्द है, ठीक है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन्हीं के बीच में ही संधि होगी। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन्हीं के बीच में। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है कौन भैया, ये वाला, ठीक है। और आपको पता है कि अगर हम इसका विच्छेद करें, कुछ इस प्रकार से इसका विच्छेद होगा का, इसके बाद निकलेगा आ, ठीक। ये ला तो हमारा आधा है ही है, ठीक है, फिर हमारा ये टूटेगा पा, और फिर ये निकल के आएगा आ, ठीक। इसके बाद हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, यानी ये धन का चिन्ह है। इसके बाद अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये देखो अंक, क्योंकि अनुसार ऊपर रहेगा ही, ठीक है, फिर ये ता टूटेगा आ में, और फिर हम आगे तोड़ने की जरूरत नहीं है, तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हैं, इस प्रकार से। अब ये शब्द ये कहना चाहता था, इस बात को समझो कि जो हम समझाना चाह रहे थे, ये हमारा मान लो कि प्रथम शब्द है, ये क्या है, प्रथम शब्द है। ये क्या है भैया, द्वितीय शब्द है। इसका कहना था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन्हीं के बीच में संधि होगी। और दीर्घ संधि क्या कहती है, दीर्घ संधि कहती है, देखो चाहे ह्रस्व आ हो चाहे ह्रस्व आ, ठीक, चाहे दीर्घ आए चाहे दीर्घ आए, ठीक है, परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ आ में। परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ आ में। परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ आ में। चाहे ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ हो, चाहे दीर्घ आ प्लस ह्रस्व आ हो, ठीक है, परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ आ में। परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ आ में। बिल्कुल जीरो से हीरो बनाऊंगा आपको व्याकरण में, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यानी शब्द में चाहे पहले ह्रस्व आ हो चाहे दोनों तरफ ह्रस्व आ हो, पर दीर्घ संधि के अनुसार परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ आ में ही होगा, ठीक है। तो वो मैंने शब्द को, मैंने कहा ये प्रथम शब्द है पूरा, ये प्रथम शब्द को मैंने यहाँ पे तोड़ रखा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ देखो सबसे लास्ट में, क्योंकि आपको पता है कि हर व्यंजन वर्ण में स्वर छिपा हुआ होता है, ह्रस्व आ, ठीक है। और इधर द्वितीय शब्द में क्या है, प्रथम वर्ण है। तो जब इनका परिवर्तन होगा तो इधर आ है, इधर आ है, ये अंग नहीं देखना, वो अनुसार है, वो तो लगा ही रहेगा, चाहे ये आ चाहे ये आ, इसका परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ आ में ही परिवर्तन होगा। ये जो बिंदु है ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब देखो, अब इनका मिलान करना है हमको, तो हमने कहा देखो ये बीच में रहेगा, इससे पहले प्रथम, अब यहाँ पे हल चिन्ह रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहां से स्वर ले लिए हैं। और इधर क्या है हमारा, क्योंकि यहाँ पे अनुसार तो ये आ ही चुका था, तो ये तर बचा है, तो ये यहां उठा लिए तर, ठीक है। ये हमारा पहला
ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा रहा। अब इनको जोड़ दो। ये देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये क्या बच्चों वाला पढ़ा रहे हैं। ये आपको बच्चों वाला इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि आपको आता है। ठीक है, आपको आ रहा है। मैं भी जब शुरुआत में पढ़ता था तो मैं भी सोचता था कि मेरे सर यानी जिनसे हमने पढ़ा, जहां से भी हमने पढ़ा, एकदम खोल के क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं उस टाइम ये चलता होता है कि जैसे मुझे आता है वैसे सामने वाले को भी आता होगा। ऐसा नहीं है। अगर उसको सब कुछ आता है तो आपके पास पढ़ना क्यों जो है वो पढ़ता क्यों। तो जो अगर आपको आता है तो आप इसको आगे बढ़ जाएं, वीडियो थोड़ा आगे बढ़ा के देख लें। ठीक है, ये समझाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शुरुआत है। उसके बाद तो मैं शब्द लिखवा दूंगा आपको 50 60 10 20। जाओ भाई इसको तोड़ के लाओ, इसको जोड़ना। ठीक है, एक शब्द को समझो कि हमको जोड़ना क्या है, क्या छोड़ना है, क्या क्या जोड़ना है, इस बात को समझो। अब समझना यहाँ पे ये मानो कल्प। अब देखो हमको इसी प्रकार से शब्द को जोड़ देना है। एक चीज आप सोचोगे कि ये गुरुजी जो आ है ये तर के पास जाएगा या ये पा के पास आएगा, कैसे पता चले। तो देखो एक चीज आपको मैं बता दूं, ठीक है, एक चीज कि देखो मदद उसकी करो, इस बात को समझो कि मदद हमेशा उसकी करो जिसको जरूरत हो, जिसको जरूरत हो। अगर आप उसकी मदद करने लगे जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, पहले से वो संपन्न है, उसको दोगे तो आपका कोई ना तो योगदान समझेगा, कहेगा कि ठीक है बस इतना ही। मगर जिसको जरूरत है अगर उसको कुछ ना कुछ दे दोगे तो बहुत आपका नाम लेगा। तो इसके पास देखो ये आधा है, यहाँ पे देखो आधा है, तो इसको भाई दीर्घ आ दे दो। तो जैसे ही इसको दोगे दीर्घ आ तो इसके पास आएगा, ये शब्द पा और ये बिंदु इसके ऊपर आ जाएगा। ये शब्द क्या बन जाएगा, कल्पांत। शब्द क्या बन जाएगा, कल्पांत। ये हम एक शब्द को तोड़ने के चक्कर में आपको पूरा संपूर्ण व्याख्या किया है कि हाँ कैसे इसमें को हमको तोड़ना है, ठीक है, या कैसे हमको जोड़ना है। चलो हमारे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई हो तो फिर कमेंट करके बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ आपको शब्द लिखवा देते हैं, वो उन शब्दों को आप जोड़ना। क्यों? क्योंकि यही आपकी बहुत काम आने वाले हैं। दूसरी बात एक चीज याद रखना, सबसे पहली एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो शब्द आपके सामने में दूंगा ये कामता प्रसाद गुरु की जो बुक है उसमें मिलेंगे। और जब भी एग्जामिनर प्रश्न उठाता है तो इन्हीं बुकों को जो है पहले ही ध्यान में रखता है। तो देखो मैंने शब्द दे दिया भैया, एक क्या इधर से लिख देता हूं। एक शब्द क्या है, कल्प प्लस अंत, इसको जोड़ लेना, बताना कल्प प्लस अंत। दूसरा क्या है, रत्न प्लस, रत्न धन कर सकते हो या रत्न प्लस कर सकते हो, बात वही है, रत्न प्लस आकर। एक शब्द क्या है, रत्न प्लस आकर। दूसरा शब्द क्या है, रेखा प्लस अंश। देखो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए आपके सामने ये रख रहा हूं क्योंकि ये क्या पता घुमा फिरा के पूछ ले तो आपके नोट्स से मिल जाएंगे। बाकी आपको समझना है, समझ जाओगे। ये शब्द कोई याद करने वाले हैं नहीं, याद नहीं करना जरूरत होता है, ठीक है। इतने शब्द किसी को याद होना जरूरी नहीं है, बस मूल बात समझे हो। अब देखो मैंने आपको समझा दिया दीर्घ संधि होती कहां पे। अब आपसे हजारों शब्द आपके सामने, कोई नया शब्द आ जाए, पुराना शब्द आ जाए, आप बना ले जाओगे, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। रेखा प्लस अंश, इनको कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। फिलहाल तो मैं बता ही दूंगा, एक बार बोल दूंगा। एक शब्द है आपके सामने महा प्लस आशय, महा प्लस आशय, महा प्लस आशय। अगला है परम प्लस अर्थ। एक शब्द आपके सामने मिलेगा परम प्लस अर्थ। एक शब्द है आपका कुश प्लस आसन, कुश प्लस आसन। अगर पूछना होगा तो इसी में से आपको मिल जाएंगे कोई ना कोई शब्द, कुश प्लस आसन। एक शब्द बहुत अच्छा शब्द है आपका विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, विद्याधन अभ्यास। अगला एक शब्द है आपका वार्ता प्लस आलाप, वार्ताधन आलाप। ये सारे शब्द, इसमें से कोई शब्द नहीं कठिन है, बस आप शब्दों जब भी इनकी संधि करना तो इस बात का ध्यान रखना कि हमको तो जोड़ना कहां पे है। हमेशा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ही देखना है, बस उन्हीं के बीच में संधि कर देना है, जोड़ देना है, वो आपसे शब्द बनने लगेंगे।
ठीक है। अगर हम बात करें वार्ता प्लस लाभ पे, अगली बात करें तो देखो इधर देखते हैं, भानु प्लस, आपको पता होना चाहिए भानु प्लस उदय। देखो शब्द क्या है, भानु प्लस उदय। अगला शब्द क्या है भैया, सिंधु प्लस ऊर्मी। सिंधु प्लस ऊर्मी, ऊर्मी मतलब क्या होता है, लहर। सिंधु प्लस ऊर्मी। भू प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व, इनको जोड़ना, अभी इसको हम जोड़ के दिखा देंगे, ठीक है। भू प्लस ऊर्ध्व, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, ठीक है। वधु नहीं है, वधु प्लस उत्सव है, ठीक है, वधु प्लस उत्सव। लघु, लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी, ठीक है, लघु प्लस ऊर्मी। भू प्लस ऊर्जित। देखो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनको ही तैयार कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। और इन्हीं में से आपसे कोई ना कोई शब्द शायद मिल भी जाए। भू प्लस ऊर्जित, ठीक है। भू प्लस उद्धार, भू प्लस उद्धार, ठीक है। अगली अगर हम बात करें, चलो इनको पहले हम समझा देते हैं, फिर और शब्द हैं, कुछ शब्द और हैं, ये शब्द आपको सब तैयार करने हैं, ठीक है। अभी और शब्द हैं कुछ, बताते हैं बाद में। चलो अगर हम लिख दें तो यहीं पे बोलो तो लिख देते हैं, ठीक है। चलो यहीं पे लिख देते हैं। चलो पहले इनको समझ लो, उसके बाद समझाते हैं। देखो मैंने कहा ना, कल्प प्लस अंतर अगर हम इनको करें तो ये शब्द क्या बनेगा, कल्पांतर। शब्द क्या बनेगा भैया, कल्पांतर। अगर हम रत्न प्लस आकर, तो हमने कहा यहाँ पे क्या है, आ, यहाँ पे क्या है भैया, दीर्घ आ। इनको जोड़ोगे तो हमारा क्या जुड़ेगा, ये दीर्घ आ में, यानी परिवर्तन क्या बना, ये रत्नाकर। शब्द क्या बना, रत्नाकर। अगर इसको हम जोड़े तो रेखा में देखो क्या है, यहाँ पे सबसे लास्ट में दीर्घ आपको नजर आ रहा होगा, दीर्घ आ। यहाँ पे क्या है, आ है, जोड़ोगे क्या बनेगा भैया, दीर्घ आ। क्या बनेगा, दीर्घ आ। शब्द क्या बनेगा, रेखांश। क्या बनेगा भैया, रेखांश शब्द बनेगा। क्या बनेगा, रेखांश। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, दीर्घ आपको नजर आ रहा होगा, महा। यहाँ पे क्या है, प्लस आ है, तो जोड़ोगे आ तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आ, तो शब्द क्या बनेगा, महाशय। शब्द क्या बनेगा, महाशय। क्या बनेगा, महाशय। देखो यहाँ पे आ है भैया, आ मिल गया। यहाँ पे क्या है, आ है, जोड़ोगे तो क्या बनेगा, दीर्घ आ, तो शब्द क्या बनेगा, माँ पे ही देखो ये आज यानी जो मात्रा लगनी है वो हमेशा पहले ही शब्द वाले पे लगनी है, जो लास्ट बचा था, यानी पहले प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है, ठीक है। तो ये शब्द के क्या बनेगा भैया, परमार्थ। शब्द क्या बनेगा भैया, परमार्थ। सब संधि क्या है इसमें, दीर्घ संधि है। कुछ देखो यहाँ पे भैया आ नजर आ रहा है, हाँ भैया। यहाँ पे क्या है, दीर्घ आ है, हाँ भैया। तो दीर्घ ह्रस्व आ दीर्घ आ जोड़ेगा तो क्या बनेगा, दीर्घ आ बनेगा गुरुजी। दीर्घ आ बनेगा तो क्या बनेगा, कु प्लस शासन। क्या बनेगा, कु प्लस शासन। क्या बनेगा भैया, कु प्लस शासन, यानी अच्छा शासन नहीं। अगला विद्या में देखो, विद्या प्लस अभ्यास, तो इसका क्या बन जाएगा, विद्याभ्यास। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये विद्यालय वाला ही शब्द है, विद्याभ्यास। शब्द क्या बन गया, विद्या प्लस विद्याभ्यास। ये क्या हो जाएगा, वार्तालाप। देखो वार्तालाप। अब देखो ये इसमें क्या है, दीर्घा है, हाँ है। यहाँ पर क्या है भैया, दीर्घा है, हाँ भैया है। परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घा में। किसमें परिवर्तन होगा, दीर्घा में। तो शब्द ये क्या बन जाएगा, वार्तालाप। क्या बन जाएगा भैया, वार्तालाप। किसमें क्या सब परिवर्तन किसमें हो जाएगा, वार्तालाप में। देखो हमने सारे जोड़ के आपके सामने रख दिए, कल्पांतर, रत्नाकर, रेखांश, महाशय, परमार्थ, कुशासन, विद्याभ्यास और वार्तालाप। संधि क्या हो गई, दीर्घ संधि। क्या हो गई भैया, दीर्घ संधि। संधि क्या है भैया, ये दीर्घ संधि है। चलो लिख लेना, इतने ही शब्द काफी हैं, जितना मैं बोर्ड पर आपको पढ़ा रहा हूं, इतने ही शब्द अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मुझे लगता है आपकी अच्छी खासी तैयारी मानी जाएगी। अगर हम इनमें देखें, देखो यहाँ पे क्या है भैया, भानु, यहाँ पे क्या है, हरसु, यहाँ पे क्या है, हरसु, जुड़ेगा क्या बनेगा, दीर्घो। तो हम इसको बना सकते हैं, क्या शब्द ये बना, क्या बना भैया, भानुदय बन नहीं जाएगा, भानुदय बन जाएगा। इसमें हरसु
इसमें दीर्घ परिवर्तन किसमें होगा भैया? दीर्घ में परिवर्तन किसमें होगा? दीर्घ, यानी दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है? यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो होगा स्वर, उन स्वरों का मेल हो जाएगा, उन्हीं स्वरों का मेल, तो वो दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगा, चाहे आ हो चाहे ई हो, कोई भी हो, ठीक है, बस समान होना चाहिए। तो ये शब्द क्या बन गया भैया हमारा? सिंदूर में। शब्द क्या बन जाएगा भैया? सिंदूर में। क्या बन जाएगा शब्द भैया? सिंदूर में। इधर देखो भूअर्ध, अब देखो इधर क्या है? दीर्घ है, अच्छी बात है। इधर क्या है भैया? दीर्घ है। परिवर्तन किसमें हो जाएगा? दीर्घ में। अच्छी, बहुत अच्छी बात। शब्द क्या बन गया? वही, बस इसको तो इसमें तो जुड़ जाएगा सिर्फ भूर्ध। क्या बन गया? भूर्ध। ये वधूत क्या बन जाएगा? वधुस्व, ठीक है। ये शब्द, ये क्या बन जाएगा? लघुर में। क्या शब्द बन जाएगा भैया? लघुर में, क्योंकि उ और दीर्घ जुड़ेगा तो लघुर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? भूर्ज उर्जित, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? भूद्वार, ठीक है। क्या बन जाएगा? भूद्वार, ठीक है। तो ये शब्द हम आपके सामने रख दिए। अगर इन्हीं शब्द को तैयार कर लेते हो तो ये आपके एग्जाम में फंसने लायक हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ शब्द और हैं, उनको भी ले लेते तो ज्यादा बेहतर था। आपकी दीर्घ संधि समाप्त हो जाएगी, ठीक है। दीर्घ संधि देखो, आप बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हम आपके सामने रख रहे हैं। देखो, एक शब्द आपको कहीं कहीं नजर आता होगा, गिर प्लस इंद्र, ठीक है। ये आपको मिलते हैं शब्द। एक शब्द क्या है? गिर प्लस इंद्र। एक मिलेगा आपको कवि प्लस ईश्वर, यानी कवि धन ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर। एक शब्द मिलेगा सती प्लस ईश, सती प्लस ईश। प्लस मैं कहता हूं क्योंकि प्लस लगाया, तो वैसे धन का था सती धन ईश, ठीक है। फिलहाल कोई बात नहीं, ये बोलने पे अपने पर डिपेंड है। सती धन ईश। एक शब्द मिलता है आपको मही धन इंद्र, याद रखना, मही धन इंद्र, मही धन इंद्र। एक शब्द मिलता है आपको अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट। देखो, अभिधन इष्ट, अभिधन क्या होता है? इष्ट। अभी इनको जोड़ के बताता हूं, अभिधन इष्ट। या पहले आप साथ में लिख रहे हो, साथ में लिखते चलो, जोड़ते चलो, बहुत अच्छी बात है, ठीक। हमसे पहले आप कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। कविधन ईश, कविधन क्या हो गया? ईश, पीछे तो नहीं लिखा है, ईश्वर लिखा है। कविधन ईश। दूसरा क्या बना? जानकी धन ईश। क्या बन गया भैया? जानकी धन ईश, अच्छी बात है। अगला कौन? देवी धन इच्छा। बस इतने ही शब्द आपके जो है इंपॉर्टेंट। अभी और बात कुछ करूंगा। देवी धन इच्छा, देवी धन इच्छा। अब समझो, हमने कहा कुछ भी हो परिवर्तन वही, यानी अभी तक हमने आ दीर्घ आ वाला देखा था, आ और दीर्घ आ वाले शब्द देखे हैं, ठीक है। और साथ में कौन से देखे हैं? ओ और दीर्घ ओ वाले, ओ और दीर्घ ओ वाले, ह्रस्व ओ और दीर्घ ओ वाले परिवर्तन देखे हैं। परिवर्तन ये किसमें हुआ था? दीर्घ में, और ये किसमें हुआ था? दीर्घ में। किसमें हुआ था? दीर्घ में। अब ये ई वाले हैं, यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई वाले, इसका भी वही फार्मूला है। क्या क्या भैया फार्मूला है? कि शब्द यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, ठीक है। इसके बाद में द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ह्रस्व ई या दीर्घ ई, इन्हीं में से कोई होगा। परिवर्तन किसमें होगा? दीर्घ ई में ही परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा भैया? दीर्घ ई में ही परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है, दीर्घ ई में। तो अब यहां से जोड़ लो। देखो यहाँ पे क्या है भैया? ह्रस्व ई है। यहाँ पे क्या है? ह्रस्व ई है। परिवर्तन किसमें होगा? दीर्घ ई में। अब इसको जोड़ोगे तो ये जो दीर्घ, जो ह्रस्व ई की मात्रा है, ये दीर्घ ई में परिवर्तन हो जाएगी। तो ये शब्द क्या बन जाएगा आपके सामने? गिरीन्द्र। शब्द क्या बन जाएगा? गिरीन्द्र। अब चाहे बिंदी रख दो चाहे ना रख दो, कोई बात नहीं है। कवीश्वर शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ पे कवीश्वर शब्द क्या बन जाएगा भैया आपके सामने? कवीश्वर। ये क्या बन जाएगा शब्द? सतीश शब्द क्या बन जाएगा आपके सामने? सतीश। ये परिवर्तन ह्रस्व ई और दीर्घ ई परिवर्तन किसमें हो जाएगा? दीर्घ ई में। शब्द क्या बन जाएगा? सतीश। मही प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? महींद्र। शब्द क्या हो जाएगा भैया? महींद्र। शब्द क्या बन जाएगा भैया? महींद्र। अभीष्ट, ये शब्द क्या बन जाएगा? अभीष्ट।
शब्द क्या बन गया भैया, अभीष्ट, क्योंकि परिवर्तन होगा, यहाँ पे ह्रस्व ई है, ये दीर्घ ई है, परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ ई में परिवर्तन होगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, अभीष्ट। ये क्या बन जाएगा, कवीश, शब्द क्या बन जाएगा भैया, कवीश। ये जानकीस, जानकीस, जानकी के जो ईश हैं अर्थात राम जी। देवीच्छा, देवीच्छा, ठीक है, ये याद रखना। बस इतने ही शब्द दीर्घ संधि में महत्वपूर्ण है जो आपके सामने, अगर आपको लगता है कि सर जी एक शब्द ना बताया हो तो वो शब्द है विद्यालय, ले भैया यहाँ होता है ध्यान, विद्या प्लस आलय, ठीक है। यही छोटे बच्चों को यानी जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे यही एक शब्द ही याद कर पाते हैं। ये शब्द क्या बन गया, यहाँ भी भाई दीर्घ संधि है, क्योंकि दीर्घा यहाँ पे है और यहाँ पर भी दीर्घा है। इनको जैसे ही जोड़ोगे ये निकल के आएंगे दीर्घा, और परिवर्तन किसमें हो जाएगा, दीर्घा में। शब्द क्या बन जाएगा, विद्यालय। शब्द क्या बन जाएगा भैया, विद्यालय। अच्छा, अब दो शब्द मैं आपके सामने रख देता हूं, दो तीन शब्द ऐसे हैं जो रखता हूं, कोई मुझे बताए। देखो ये शब्द मैं आप अपने सामने रखता हूं। एक तो शब्द है आपके सामने रामायण, ठीक। एक शब्द है अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य। एक शब्द है अभयारण्य, एक शब्द है भैया चमूरजा। कोई अगर मैं 2 मिनट के लिए अभी मैं बताऊंगा, बाद में कमेंट कर दो कि बताइए कि ये पहली बात, ये शब्द क्या सही लिखे हैं, अगर सही है तो इसमें संधि कौन सी है, अगर संधि बता देते हो तो बताना कि इनके विच्छेद क्या हैं। सुनो, गौर से समझो। क्या आपको ये पता है, क्या आप, एक बात और आपको बता देता हूं, अब इनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है, जो समझाने लायक हैं। पानी पी लेता हूं थोड़ा। तीन शब्द आपके सामने मैंने रख दिए। इन शब्दों में कुछ खास बात, वो क्या है, वो शब्द अभी आपको मैं बता देता हूं। अगर इसको मैं इसका संधि करूं तो देखो इसकी संधि होती है राम धन अयन, यही तो संधि होती है या कोई और होती है, बताओ। राम धन अयन, अगर आप उसमें जाओगे अयादि संधि में तो इसकी संधि हो जाती है कुछ इस प्रकार से, रामय धन अन, ठीक है। ये तो अयादि संधि का उदाहरण, ये तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मगर आप इसको देखो। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि भैया जब ये विच्छेद था यानी जब ये जुड़ा हुआ था तो लास्ट में था अड़ा, क्या था, अड़ा, और जैसे ही हमने इसका विच्छेद किया तो इस अड़ा का परिवर्तन ना में क्यों हो गया, ना का अड़ा क्यों हुआ। ये बहुत सोचने लायक बात है। कभी देखा होगा जब भी ये विच्छेद होता है तो रामधन अयन ऐसे हो जाएगा, जैसे इसको जोड़ोगे ये शब्द रामायण तो यहाँ पे ना का परिवर्तन अड़ा में हो जाता है। क्यों, इसका एक लॉजिक है, समझना। देखो एक ये शब्द है री, एक है मूर्धन्य सा और एक है रा, ठीक। ये तीन वर्ण किसी भी शब्द में जब भी ना के पहले, ये यहाँ पे विच्छेद की बात नहीं हो रही है, यानी कोई शब्द मैंने यहाँ पे देखो रामायण लिख दिया, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं रामायण लिख दें, मान लो 1 मिनट के लिए, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो इस कहने का मतलब देखो ना लास्ट में है, ना के पहले पूरे शब्द में ना से पहले अगर इन 3 वर्णों में से कोई वर्ण होगा तो इस ना का परिवर्तन अड़ा में हो जाता है, इस ना का परिवर्तन अड़ा में हो जाता है। इसीलिए देखो अभी जब ये विच्छेदित शब्द है तो देखो इससे पहले ना री है, ना सा है, ना रा है, ठीक है, और जब इसको जोड़ोगे तब यहां पे देखो रा आ जाता है, रा, तो इसीलिए इस ना का परिवर्तन किसमें हो जाता है, अड़ा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं, कोई कहता है ऋण, और ये सब जैसे ही जुड़ता है तो हम लोग इसको बोल देते हैं ऋण, ठीक, क्योंकि देखो जो ना के पहले अगर री या रा या सा, मूर्धन्य सा में से कोई भी वर्ण है, ठीक है, तो इस ना का परिवर्तन हमेशा
किसमें हो जाता है, अड़ा में हो जाता है। तो इसमें भी संधि वही है, कौन सी संधि है भैया, दीर्घ संधि है, क्योंकि राम धन अयन। अब बात आती है ये, कहीं कहीं आपको ये शब्द नजर आता होगा कुछ इस प्रकार से, देखो आप लोग लिखते हैं इस प्रकार से अभ्यारण है, ठीक है, अभ्यारण, ऐसे शब्द कहीं कहीं लिखा नजर आता है। तो भाई अब कोई मुझे ये बता दे कि ये सही है या ये सही है, कौन सा सही है। बोलते हम लोग अभ्यारण है, ठीक है, तो इसमें अंतर क्या है मैं बताता हूं, अंतर है क्या, समझो। यहां पे देखो, पहली बात तो ये शब्द गलत है। क्यों गलत है, कारण समझो। देखो यहां पे आपको पता है कि अगर हम इसका विच्छेद करें तो इसका विच्छेद कुछ इस प्रकार से होता है, अभय धन अरण्य। क्या होता है, अरण्य। अरण्य का अर्थ क्या होता है आप जानते ही हैं, क्या होता है, जंगल, ठीक है। और यहां समझो, अय का अर्थ क्या होता है, नहीं, भय का अर्थ होता है डर, यानी ऐसा जंगल जहां पर डर ना हो, जहां पे डर ना लगे उसको कहते हैं अभयारण्य, ठीक है। तो ये भा आधा नहीं इसीलिए क्योंकि अभय होता है, अभय नहीं होता है, ठीक है, अभय नहीं होता है, अभय होता है। अभय मतलब भय जहां पर नहीं हो। संधि इसमें भी कौन सी है, दीर्घ संधि है, पर इतना याद रखना शब्द ये वाला सही है। अगर आपको शब्द कहीं ये नजर आ जाए ये वाला, तो समझ लेना ये शब्द गलत है, क्योंकि भा आधा नहीं होता है, भा पूरा होता है, ठीक है। तो ये दो शब्दों पे बात करने लायक थी दीर्घ संधि में, इसीलिए मैंने आपके सामने ये रख दिया। चलो उसको तो मैंने ऐसे ही दे दिया है, आपको पता होना चाहिए इसका भी चमू प्लस ऊर्जा, ठीक है। जब इसको जोड़ोगे तो ये चमूर्जा हो जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक था दीर्घ संधि का। अब हम अगली जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि। और वो संधि हम पढ़ने वाले हैं कल, ठीक है, क्योंकि कल हम स्वर संधि समाप्त कर देंगे और उसके बाद धीरे धीरे व्यंजन, विसर्ग संधि, और फिर हम शब्द। ये कहने का अर्थ हमारा यही है कि आपको हम लगभग में 2 महीने के अंतर्गत, ठीक है, 40 से 50 क्लासों में हम संपूर्ण व्याकरण, वो आप चाहे बीएड के बच्चे हो, मैं आज बता ही देता हूं, चाहे आप बीएड के बच्चे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी के हो, किसी के भी हो, ठीक है, चाहे वो नेट जेआरएफ के हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, यानी किसी भी एग्जाम में भारत में कहीं भी जिसमें भी व्याकरण पूछी जाती है, इससे बाहर नहीं है, ठीक है। आधार ग्रंथ अपने बता ही दिए, ठीक है, कि इन्हीं ग्रंथों से ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको यह भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कुछ गलत बता दूं। अगर आपको लगे कि कोई शब्द ऐसा है जो इसमें कोई दिक्कत है, एग्जामिनर पूछ लिया है, अगर मैंने भी यहाँ पे बताया है, आप तुरंत कॉल करना, मैं कामता प्रसाद को सामने कर दूंगा कि गुरुजी देख लो इसमें ये शब्द आपको मिलेगा, ठीक है। चलो तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप लोग देखते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और राजू सर को देखते रहिए, ठीक है।